Okay, so we will start from where we ended last, that the we continental shelf. Okay, so एक continental shelf क्या होता है? Let's discuss about it. Continental shelf. सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे ओशियन के कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि ओशियन जो है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, ठीक है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द ओशन, ठीक है। और वो क्या क्या है? फर्स्ट तो है पेलागिक एरिया, ठीक है। पेलागिक एरिया जिसको ऊपरी सरफेस बोलते हैं, अपर सरफेस। एंड और एक आता है बेंथिक, मतलब बहुत ज़्यादा डीप, राइट। अब ये जो पेलागिक एरिया है ये दो सब डिवीज़न आते हैं इसके, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशियनिक प्रोविंसेस, ठीक है। सो वी विल फोकस मोर ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। सो व्हाट ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ कि जैसे एक रूम में शेल्फ बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उसी तरीके से कुछ हम इसका स्ट्रक्चर भी एज्यूम कर सकते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ओशन के, सोचिए ये ओशियन है ना। सो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये इस तरीके से पाया जाता है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। रूम का शेल्फ बाहर निकला हुआ रहता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशन का नीचे की तरफ सरमाउंटेड रहता है। सरमाउंटेड इन द सेंस, सरमाउंटेड तो नहीं, नीचे बीनीथ पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये एक अंडर वाटर एक्सटेंशन है, ठीक है। ऊपरी सरफेस का एक्सटेंशन नहीं है, अंडर वाटर एक्सटेंशन है, ओके। ये जो है इसका जो एज है ये 4000 से लेकर 5000 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। और बात करेंगे अगर हम एक कंट्री के बॉर्डर के बारे में, ठीक है। सोचो दिस इज़ द इंडिया, दिस इज़ आवर ओडिशा एंड ऑल, दिस इज़ आंध्र प्रदेश एंड ऑल, ठीक है। सो इफ़ वी विल सी द बाउंड्री ऑफ अ एरिया, हम सोचते हैं कि वो एरिया का बाउंड्री ये है, ये कोस्टल लाइन, राइट। ये इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। लेकिन एक्चुअली जो इस एरिया का बाउंड्री रहेगा वो रहेगा ये जो एक्सटेंड हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये स्टेट का बाउंड्री नहीं है टुवर्ड्स ओशन। टुवर्ड्स ओशन ये स्टेट का बाउंड्री बनेगा कोस्टल इन, सॉरी नॉट कोस्टल लाइन, इट विल बी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये एक्चुअली है क्या, है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आया कैसे? सो ये अज्यूम किया गया है पहले से कि 18,000 साल पहले एंड ऑन, पहले तब आइस एज हुआ करता था, है ना। पहले आइस एज हुआ करता था तो तब क्या होता था, सारा पानी जम गया रहता था। ये जो सारा वाटर है ना ओशन का, वो सारा पानी जम जाता था। तो जम जाने की वजह से क्या होता था कि ये पूरी रुक जाता था। एंड ऑल जो सारे रिवर्स होते थे वो अपना सारा सेडिमेंट्स लाकर इधर डिपॉजिट कर देते थे। लेट्स अज्यूम दिस इज ए रिवर। रिवर अपने साथ प्लांट्स के कुछ रिमेन्स लेके आ जाता था, कुछ रॉक्स भी लेके आ जाता था, वो लाके इधर डिपॉजिट कर देता था, है ना। वो डिपोजिशन का रिजल्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। समझ में आया? सो वी रेड अबाउट व्हाट ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, व्हाट ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एंड हाउ इट इज़ फॉर्म, राइट। और अगर हम बात करें इसके टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स की, तो फिर ये जो सेडिमेंट्स लेके आता है
वो फाइन रहता है। कोस्टल और ये जो कोस्टल लाइन है या इसके सैंड से ज़्यादा फाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। ओके, एंड देन अगर हम इसके कुछ कुछ यूजफुलनेस के बारे में बात करेंगे, अगर यूजफुलनेस के बारे में अगर बात करें तो ये मेनली इससे हमें मेटालिक ओर मिल जाता है, नॉन मेटालिक ओर मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शंस भी हमें यहीं से मिल जाते हैं, है ना। तो बात ये है कि कुछ कुछ यूजफुलनेस इसके हैं। चलो, सो यही कुछ हैं जो बेसिक हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, एंड यू शुड प्रिफर बुक फॉर मोर नॉलेज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक इज कि अडेप्टेशन। In the previous video we have discussed about the adaptation of sea organisms lightly, ऊपर से हमने डिस्कस किया था, बट अभी हम इसको और ज़्यादा गहरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो नीचे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ओशन के इतने नीचे, वो लोग रहते कैसे हैं, उनमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स पाए जाते हैं जो रिवर के ऑर्गेनिजम्स या फिर रिवर इकोसिस्टम या फिर छोटे छोटे इकोसिस्टम से इनको अलग बनाता है, राइट। सबसे पहला तो डीप सी क्रिएचर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो लोग हार्श कंडीशन को फेस कर सकते हैं, ठीक है। हार्श कंडीशन मतलब क्या, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते रहेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर को वो लोग अडाप्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फूड भी कम मिलता रहेगा, उसको भी वो लोग अडाप्ट कर लिए हैं। जैसे जैसे हम ओशन के और नीचे जाएंगे सनलाइट भी बहुत कम गिरता है, उसको भी उन लोग अडाप्ट कर लिए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे अडाप्टेशंस हैं जो वो लोग एक्वायर कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, प्रेशर, है ना, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ओशन टू ओशन और सीजन से सीजन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। सो इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द मोर टॉपिक्स दैट इज़ अफेक्टिंग द एडाप्टेशन, या फिर जो जो अडाप्ट कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आएगा लाइट, ठीक है। सो लाइट जो है जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो वो सनलाइट जो है नीचे नीचे बहुत कमता रहता है ना। डीप सी जो है ना, पहला जो मैं बोल दिया था पेलागिक और बेंथिक, पेलागिक नियर अबाउट 150 से 200 मीटर तक रहता है। 200 मीटर से नीचे जाने से हमें बेंथिक रीजन मिलेगा, दैट टू बी गहरा, डीप सी, है ना। डीप सी मतलब 200 मीटर के नीचे ही बोलते हैं डीप सी, ठीक है। सो डीप सी मतलब थोड़ा बहुत सनलाइट इनएडिक्वेट बन जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। इसलिए जैसे जैसे हम डीप जाते रहते हैं, चाहे वो डे हो या नाइट हो, अंदर गहरा जितना जितना हम जाएंगे वो ब्लैक कलर का ही हमें मिलेगा, राइट, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे फैक्टर के बारे में, वो है टेम्परेचर, ठीक है। 3000 फीट के नीचे जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है या फिर उससे कम रहता है। लेकिन और भी नीचे अगर इससे जाएंगे तो वो जो टेम्परेचर रहेगा वो 32 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट रहेगा, सॉरी 37 फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तो बहुत ये हो गया, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर तो ऊपर सरफेस में जब हम भी खुद घूमते हैं वो तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 मीटर के लिए है, ठीक है। मतलब और 10 मीटर अगर हम जाएंगे, मतलब टोटल 20 मीटर अगर हम गए तो वो 2 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर बन जाएगा। मतलब जितना जितना 10 मीटर हम जाते रहेंगे ना, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और क्या क्या है डीप सी में? ऑक्सीजन। नीचे सनलाइट तो मिलता नहीं है, वो पूरी डार्क रहता है, तो वहाँ पे जो वाटर है, जो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो कोल्ड है। ठीक है, और ये जो कोल्ड वाटर है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर डिज़ोल्व करके रखता है दैन हमारा जो वार्म वाटर है। ठीक है, वार्म वाटर उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, कोल्ड वाटर उतना ऑक्सीजन कैरी करता है जितना जितना नीचे हम जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सैलिनिटी पे। सैलिनिटी पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सैलिनिटी 3.5 से 3.7% रहता ही है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो सैलिनिटी है ऊपरी सरफेस में, मतलब ऐसे ही लगभग 200 मीटर में अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट गिरता है, टेम्परेचर गिरता है, सैलिनिटी यहाँ पे डिफ़र कर सकता है। लेकिन डीप सी में ना ही वहाँ पे कोई सनलाइट है, ना ही कुछ और फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करेगा। उसीलिए सैलिनिटी डीप सी में 3.5 से 3.7% ही रहता है, ये चेंज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, देन अगर हम इसके और कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो फूड, डीप सी में फूड तो मिलता नहीं, इसीलिए वहाँ के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रीडेटर्स होते हैं, मार के खा लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं, ऊपर से कोई फूड आएगा वो नीचे आके गिरेगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हमारा जो ऊपरी सरफेस रहता है, मतलब 1 से लेकर 200 मीटर तक, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट होता है, तो वाटर बॉडीज़ में जो सॉइल्स होते हैं उनके पास सनलाइट पहुँचता है और वो लोग डिकम्पोज कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये जो डीप सी है, यहाँ पे तो सनलाइट गिरा नहीं, कि कुछ ऐसा गिरा नहीं, कि ऐसा कुछ फैक्टर रहा नहीं जिससे वो जो गिरा हुआ फूड डिकम्पोज हो जाए। इसलिए डीप सी में कोई फूड अगर आता है, सपोज कोई गिरा हुआ मछली गिर गया, मरा हुआ मछली, तो वो आराम से डिकम्पोज नहीं होता है, उसको आराम से ही लोग प्रीडेट करके खा लेते हैं। डन। अब आते हैं वाटर करेंट्स के ऊपर। ठीक है, वाटर करेंट्स कैसा रहता है डीप सी में, कि वाटर करेंट्स अगर हम बोलें तो बिल्कुल ना के बराबर है, एब्सेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और